गुजरात ने तो कमाल ही कर दिया। भाजपा को मिला जन समर्थन नए भारत की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब। भूपेंद्र नरेंद्र का रिकॉर्ड तोड़े, इसलिए नरेंद्र जी जान से मेहनत करेगा। और गुजरात की जनता ने तो रिकॉर्ड तोड़ने में भी रिकॉर्ड कर दिया। युवा ना तो जातिवाद के बहकावे में आते हैं न परिवारवाद। संदेश साफ है, जब देश के सामने कोई चुनौती होती है तो देश की जनता का भरोसा भाजपा पर होता है। भाजपा देश के हित में बड़े से बड़े और कड़े से कड़े फैसले लेने का दम रखती है। जो अपने आप को न्यूट्रल कहते हैं, जिनका न्यूट्रल होना जरूरी हो, उन लोगों को भी जानना चाहिए, पहचानना चाहिए कि ये भी ठेकेदार हैं। हमें देश प्रथम, इंडिया फर्स्ट की भावना के साथ आगे बढ़ना है। आइए बात कर रहे हैं गुजरात की जीत की। इतनी बड़ी जीत आज तक किसी नेता को नहीं मिली गुजरात। प्रधानमंत्री एक लौते हैं, जब मुख्यमंत्री थे तब बड़ी जीत मिली और प्रधानमंत्री बनकर उस जीत से और कई कदम आगे चले गए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मोदी की लड़ाई। न कांग्रेस से है, न आम आदमी पार्टी से है। मोदी की लड़ाई अगर किसी से है तो सिर्फ मोदी से। मोदी को अगर जीतना है तो सिर्फ मोदी से। ये पहली तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, 27 साल पहले की तस्वीर। अगर आप देखिए, लाल कृष्ण आडवाणी बैठे हुए और प्रधानमंत्री मोदी यहां नीचे आप देख पा रहे हैं। 27 साल पहले की तस्वीर है। मोदी 27 साल पहले यहां बैठे थे, लाल कृष्ण आडवाणी जी के लिए सारथी की भूमिका में थे। और आज की तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं 27 साल बाद की। देखिए जरा तस्वीर, यह है 27 साल बाद की तस्वीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बीजेपी हेडक्वार्टर पर पहुंचे इस बड़ी जीत के साथ 150 से ज्यादा सीटें गुजरात में आज तक किसी की नहीं आई। लोग कह रहे थे मोदी ब्रांड खत्म हो रहा है, 8 साल हो गए, लेकिन मोदी ब्रांड खत्म नहीं हो रहा। मोदी लहर फिर से गुजरात में दिखाई दे रही है। तस्वीरें यही बता रही हैं। आज की जीत की सबसे पहले तस्वीरें दिखाऊंगा, उसके बाद बताऊंगा मोदी की लड़ाई सिर्फ मोदी से। देखिए जरा, ये बीजेपी कार्यालय में जश्न की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। किस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता झंडा लेकर पहुंचे थे भारी संख्या में। ये जो आप प्रदर्शन देखिए, जो आप जश्न देख रहे हैं, ये जश्न सिर्फ बीजेपी के दिल्ली हेडक्वार्टर में नहीं था, ये जश्न गांधीनगर में था। ये जश्न हर जिले में, हर शहर में बीजेपी का था, क्योंकि ये जीत इतनी बड़ी थी। अगली तस्वीर दिखाई, ये अहमदाबाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अहमदाबाद में भी ढोल नगाड़ों के साथ सेलिब्रेशन हो रहा था। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, सूरत की तस्वीर, फुल स्क्रीन लीजिए। सूरत में तो दिवाली मननी शुरू हो गई। सूरत में दिवाली मन रही थी। ये तस्वीरें जो है बता रही हैं कि न्यू ईयर से पहले सेलिब्रेशन बीजेपी के लिए है और वाकई ये जीत बड़ी है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मोदी को हराने के लिए अगर कोई चाहिए तो सिर्फ मोदी। आइए अब मैं आपको वजह बताने जा रहा हूं। वजह क्या है? वजह दरअसल ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपना रिकॉर्ड बनाते हैं। जैसे एक एथलीट होता है ना, पहले अपना रिकॉर्ड बनाता है, फिर उस रिकॉर्ड को तोड़ता है, वैसे ही प्रधानमंत्री मोदी है। ग्राफिक्स प्ले कीजिए। प्रधानमंत्री मोदी अपना रिकॉर्ड बनाते हैं। इसे और नीचे ले जाइए प्लीज, और नीचे ले जाइए ग्राफिक्स को। प्रधानमंत्री मोदी अपना रिकॉर्ड पहले खुद बनाते हैं, फिर तोड़ते हैं। ये तस्वीर देखिए जरा, एक छोटा कद कैसे बढ़ता चला गया है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? गुजरात में मोदी ने ऐतिहासिक जीत दिलाई है। मोदी को टक्कर देने वाला कोई चेहरा नहीं है। मोदी अपना ही रिकॉर्ड खुद तोड़ रहे हैं। 150 से ज्यादा सीटों पर रिकॉर्ड तोड़ जीत हुई है। किसी पार्टी ने गुजरात में 150 सीटें नहीं जीती। 1985 में, 1985 में कांग्रेस ने 149 सीटों पर जीत दर्ज की थी। यह कब? जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई। सिंपैथी वोट 1984 के बाद 85 में जो चुनाव हुए तब थी कांग्रेस की 149 सीट। प्रधानमंत्री मोदी ने 150 से ज्यादा सीटें जीत ली 27 साल बाद। 37 साल बाद मोदी ने सबसे बड़ी जीत दिलाई है। 2002 में
मोदी के सीएम रहते 127 सीटें मिली थी और 2022 में मोदी ने ये दोनों रिकॉर्ड तोड़ डाले। 182 में से 156 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया, 182 में से 156, 85%, 85% से ज्यादा सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है और 2017 चुनाव की तुलना में 57 सीटें ज्यादा हैं। मुख्यमंत्री रहते मोदी ने 3 बार जीत दिलाई है और प्रधानमंत्री बनने के बाद भी 3 बार जीत दिलाई है। लगातार 7वीं बार गुजरात में बीजेपी की सरकार बन रही है। 27 साल बाद भी सरकार विरोधी कोई लहर नहीं है, सत्ता विरोधी कोई लहर नहीं है। 27 साल बाद भी ऐसा राज्य आप जानते हैं कोई और देश में जहां 27 साल एक ही सरकार हो और कोई सत्ता विरोधी लहर ना हो? बंगाल के बाद किसी राज्य में सबसे लंबी सरकार है तो वो गुजरात। बंगाल में 34 साल तक लेफ्ट का शासन रहा। इस जीत के बाद कम से कम 32 साल बीजेपी राज होगा। 7वीं बार विधानसभा चुनाव जीता। गुजरात चुनाव में बीजेपी को रिकॉर्ड वोट भी मिले हैं। 52% से ज्यादा वोट हासिल करने का रिकॉर्ड बीजेपी का और अब तक गुजरात में किसी पार्टी को इतने वोट नहीं मिले। मोदी की सुनामी में कांग्रेस का यह सबसे खराब प्रदर्शन है। कांग्रेस का हाल देखिए, 10% सीट भी जीत नहीं सकी है कांग्रेस और 2017 चुनाव के तुलना में 60 सीटें कम मिली। कांग्रेस का वोट प्रतिशत भी 27% तक पहुंच गया है। आम आदमी पार्टी ने करीब 13% वोट हासिल किए हैं। पहली बार गुजरात में आपको 5 सीटें मिली हैं। गुजरात में जीत से मोदी की 2024 की राह आसान हो गई। 8 साल बाद भी ब्रांड मोदी का जलवा बरकरार है और यह बात खुद प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं। सुनिए जरा, आपको सुनवाने जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि वो जो रिकॉर्ड बनाते हैं उस रिकॉर्ड को भी वो खुद तोड़ते हैं। सुनिए, मैंने गुजरात के भाई बहनों और युवाओं से कहा था कि इस बार नरेंद्र का रिकॉर्ड टूटना चाहिए और मैंने वादा किया था कि भूपेंद्र नरेंद्र का रिकॉर्ड तोड़े, इसलिए नरेंद्र जी जान से मेहनत करेगा। और गुजरात की जनता ने तो रिकॉर्ड तोड़ने में भी रिकॉर्ड कर दिया। उसने गुजरात की स्थापना से लेकर के अब तक सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। गुजरात के इतिहास का सबसे प्रचंड जनादेश भाजपा को देकर गुजरात के लोगों ने नया इतिहास बना दिया। तो प्रधानमंत्री मोदी को आपने सुन लिया, लेकिन आपको बताने जा रहा हूं कि पीएम ने जो मेहनत की थी गुजरात में जमीन पर उतरकर, किसी ने इतनी मेहनत नहीं की। कुछ तस्वीरें आपको दिखाने जा रहा हूं, उसके बाद बताऊंगा मेहनत का सिला पीएम मोदी को मिला क्या है। पहली तस्वीर दिखाइए इस पे जरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर मेहनत की, रोड शो किए, कई रोड शो किए गुजरात में। यह तस्वीर आप देख रहे हैं उनके रोड शो की। अगली तस्वीर दिखाई, न सिर्फ रोड शो बल्कि कई रैलियां भी की पीएम मोदी ने गुजरात में, कई जिलों में रैलियां की हैं। एक और तस्वीर अब मैं आपको बताऊंगा, जहां जहां रैली की, जहां जहां रोड शो किया पीएम। सोमनाथ की तस्वीरें आप देख रहे हैं, सोमनाथ भी पहुंचे, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर पीएम ने जहां जहां चुनाव प्रचार किया, रोड शो किया, रैली की, उनका पूरा रिपोर्ट कार्ड, वहां से उन्हें जीत मिली या हार मिली, प्रधानमंत्री का सक्सेस रेट क्या है, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। मैप दीजिए, ये आ गया है गुजरात का नक्शा, आप देख रहे हैं, ये पूरा गुजरात का नक्शा है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, सबसे पहले सूरत लिए चलता हूं। आइए सूरत देखिए जरा। सूरत में देखिए, प्रधानमंत्री ने 16 सीटें सूरत में, प्रधानमंत्री ने सूरत में रैली की और सूरत की 16 सीटें बीजेपी को मिली। दूसरी सीट दिखा रहा हूं मैं आपको, पंचमहल, 14 सीटें प्रधानमंत्री ने रैली की, 14 की 14 सीटें बीजेपी को है। तीसरा जिला मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, अहमदाबाद, पीएम ने रैली की, 21 में से 19 सीटें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झोली में। एक और जिला देखिए, कच्छ, 6 सीटें हैं विधानसभा की और 6 की 6 सीटें कच्छ में बीजेपी की झोली में आई हैं।
अब आइए मेहसाणा दिखा रहा हूं। मेहसाणा देखिए जरा, मेहसाणा में 16 सीटें विधानसभा की। पीएम ने रैली की थी, रोड शो किया यहां, 16 में 14 सीटें जीती हैं। इसके अलावा खेड़ा में देखिए, खेड़ा में 16 में से 13 सीटें जीती हैं बीजेपी ने। प्रधानमंत्री ने यहां भी रैली और रोड शो किया। इसके अलावा वलसाड नीचे सबसे, ये है वलसाड में 19 में से 17 सीटें वलसाड में जीती हैं। ये पूरा कच्छ लिए चलता हूं, आइए कच्छ देखिए, कच्छ में 6 में से 6 सीटें बीजेपी को मिली हैं। और सौराष्ट्र देखिए जरा, सबसे बड़ा रीजन है, 48 में से 39 सीटें मिली हैं बीजेपी को। अब जरा फुल स्क्रीन दिखाइए। ये जो आप देख रहे हैं पूरा मैप, ये आप देख रहे हैं पूरा मैप, प्रधानमंत्री ने जहां जहां जितनी रैलियां की हैं और रैलियों के बाद एवरेज मार्क्स उनका देख रहे हैं, उनका रिपोर्ट कार्ड आप देख रहे हैं इस वक्त। इस रिपोर्ट कार्ड में देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, ये बता रहा है कि उनकी रैलियों का कैसे, उनका सक्सेस रेट, उनका कामयाबी रेशियो क्या। अब जरा मैं आपको गुजरात के लोगों को सुनवाता हूं। सुनिए जरा गुजरात के लोग इस जीत के बाद क्या कह रहे हैं। कोई नहीं है गुजरात में, तो कोई है ही नहीं, वो पैदा भी नहीं होगा। मोदी जी साहब को खुद को हरा नहीं सकते, और उनकी जो सोच है ना, उनका जो काम करने का तरीका है, दिमाग है, उनकी जो शक्ति है, वो एक सत्पुरुष, महासत्पुरुष, भगवान के रूप में देव अवतार है। तो कोई पैदा नहीं हुआ, हरा नहीं सकता। और जो नेता है ना ऑल इंडिया के, वो मोदी जी से 10% भी नहीं है। मोदी को कोई नहीं हरा सकता। आप देखिए कि कई साल से जैसे आए हैं, वहाँ पूरा इंडिया तो नहीं पूरे वर्ल्ड में उनका नाम फेमस हुआ है, और हमारे देश को पूरे वर्ल्ड में आगे ले जाने में भी उनका बहुत बेहतरीन। मैं तो ऐसा बोल रहा हूँ कि अगली 2024 की चुनाव उसको समरस दे देना चाहिए। कोई नहीं हरा सकता। वो छोटे से बड़े कार्यकर से मिलते हैं, उनका किसी भी सेक्टर में उन्होंने सबको आश्वासन दिया है, सबके लिए उन्होंने बड़ा काम किया है। मोदी जी का कमाल है। मोदी जी 18 घंटा मेहनत करते हैं, हमारे देश का नाम अक्षय दुनिया में कर दिया बहुत आगे, और हम कार्यकर्ताओं लोग ने भी काफी मेहनत किया है। ये तो मोदी जी का कमाल है। मोदी जब तक है तब तक किसी का इनके सामने बस चलने वाला नहीं है। यहाँ आप वाले आए और मुफ्त की रेवड़ी की बात कर रहे थे। हमारे गुजरात के यहाँ के लोग मुफ्त का खाना चाहते नहीं, मुफ्त का लेना चाहते नहीं। जो मुफ्त का देना चाहते हैं उनको हम यहाँ मुफ्त में भगा देते उनके। और आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कामयाबी का रेशियो देख लिया। अब मैं आपको दिखाता हूं वो बड़े बड़े चेहरे कौन से थे। देखिए जरा, उनमें खुद गृह मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं और हार्दिक पटेल हैं। क्या हुआ इन नेताओं का, ये चुनाव जीते या हारे, ये आपको बताता हूं, क्योंकि बड़े बड़े दिग्गजों की किस्मत दांव पर थी और उनकी किस्मत में लॉटरी लगी है या फ्लॉप हुए हैं, ये आपको बताने जा रहा हूं वॉल फ्लोर ग्राफिक्स के जरिए। देखिए जरा, सबसे पहले शुरुआत करें मुख्यमंत्री से। भूपेंद्र पटेल 1,92,000 वोट से चुनाव जीत गए। 1,92,000 वोट से मुख्यमंत्री चुनाव जीत गए। अगली कैंडिडेट रविंद्र जडेजा की पत्नी रिबाबा जडेजा 50,000 वोट से जीत गई। जडेजा की पत्नी हार्दिक पटेल वीरमगाम से चुनाव लड़ रहे थे। हार्दिक पटेल लगभग 52,000 वोट से जीत गए। उनके लिए टफ फाइट थी यहां पर। इसके अलावा मोरबी सीट से बीजेपी जीती है। सोचिए 62,000 वोट से मोरबी से बीजेपी जीती है। 130 से ज्यादा मौत मोरबी में हुई थी। उसके बाद भी गुजरात के लोगों ने पीएम मोदी को चुना है। क्यों? क्योंकि एक ही चेहरा है, उन्हें यकीन भी पीएम मोदी पर ही है। अगला नाम गोपाल इटालिया, यानी केजरीवाल के अध्यक्ष थे ये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्द कहे थे। इनका हाल देखिए गुजरात के लोगों ने क्या किया। 64,000 वोट से हार गए गोपाल इटालिया। इतना ही नहीं, अगला देखिए जरा, ये है अल्पेश कथेरिया। ये गांधीनगर दक्षिण से थे। 17,000 वोट से हार गए। केजरीवाल इनके नाम पर दम भर रहे थे कि मेरा ये शख्स जीतेगा जरूर, वो हार गया 17,000 वोट से। अल्पेश ठाकुर कांग्रेस से बीजेपी में आए। 43,000 वोट से अल्पेश जीत गए गांधीनगर दक्षिण से। अगला नाम है महेंद्र सिंह वाघेला, वायड से थे। शंकर सिंह वाघेला के बेटे हैं, चुनाव हार गए हैं ये भी। ये है बड़े चेहरों की बात कि इनका हाल क्या हुआ है। लेकिन आइए अब मैं आपको सुनवाऊंगा कि क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान, ये बड़े चेहरे, जरा उन्हें सुनिए। गुजरात के लोगों ने एक बार फिर यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी पर
अटूट भरोसा और विश्वास दिखाया है। यह एक बार फिर साबित हो गया है कि गुजरात के लोग अपने प्रिय नेता श्री नरेंद्र भाई पर अपार विश्वास, प्रेम और आशीर्वाद की वर्षा करते हैं। पिछले 27 साल से चल रहा यह संबंध आज एक ऐतिहासिक मोड़ पे आया है। ये इतिहास आने वाले 5 सालों तक गुजरात के कोने कोने के विकास का है। सभी विपक्षी दलों ने एक साथ होकर गुजरात को, मेरे गुजरात के नागरिकों को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ये भारत तोड़ने वाली पूरी जो गैंग है ना, उन्होंने गुजरात को तोड़ने की कोशिश जरूर से की। उन्होंने षड्यंत्र बहुत रचे। उन्होंने ये राजनीति, ये चुनाव रुपए और षड्यंत्र से लड़ी और गुजरात के लोगों ने गुजरात के हित में ये चुनाव लड़ा। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, ये चुनाव गुजरात के प्रत्येक नागरिकों ने लड़ा है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कामों की है। ये जीत धारा 370 हटाकर कश्मीर को सुरक्षित करने वाले अमित भाई शाह की है। ये जीत राज्य के मृदु मुख्यमंत्री माननीय भूपेंद्र भाई पटेल की है। ये जीत राज्य के आक्रामक प्रदेश अध्यक्ष माननीय CR पाटिल साहब की है। इस जीत के बाद निश्चित रूप से आने वाले 20 सालों का जो गुजरात तय होने वाला है उस पर काम किया जाएगा और एक बार फिर गुजरात की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर जो भरोसा किया है, जो विश्वास दिखाया है, निश्चित रूप से उसी भरोसे और विश्वास के साथ आने वाले दिनों में काम किया जाएगा। देखिए, गुजरात में 27 साल से भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से कार्यरत है, जिस हिसाब से विकास की जो एक गुजरात का रोल मॉडल स्थापित किया है, तो लोगों में कहीं ना कहीं ये था कि यही एक जो मॉडल है उन पे अब अविरत विकास की जो यात्रा है भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जुड़कर वो आगे बढ़ाना चाहेगी और ये नतीजा साफ है कि गुजरात की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ थी और आगे भी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी। मैं सबको बोलता हूँ, गुजरात में आइए और मोदी साहब के बारे में मत बोलिए वरना आपके सुपे साहब हो। ये बम्पर जीत है। जिस तरह से मोदी साहब और अमित शाह साहब की जोड़ी है, जिस तरह भूपेंद्र पटेल और CR पाटिल साहब जैसे कुशल संगठन करता है, ये इसकी जीत है। और आइए अब आपको बताने जा रहा हूं, गुजरात में एक और बड़ा करिश्मा हुआ है। बड़े चेहरे जीते। प्रधानमंत्री ने जहां रैली रोड शो किया वो जीता है। योगी आदित्यनाथ गोधरा में थे। गोधरा वो जगह जहां नरसंहार हुआ था, जो ट्रेन को जलाया गया था, वहां पहुंचे थे योगी आदित्यनाथ और गोधरा मुस्लिम बहुल है। अब आपको बताने जा रहा हूं कि गुजरात का मुसलमान किसके साथ था। गुजरात के मुसलमानों ने इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ दिया और छप्पर फाड़ कर दिया है। बहुत से लोगों को ताज्जुब होगा, लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूं गुजरात की मुस्लिम बहुल सीटों का हाल क्या है। ग्राफिक्स प्ले कीजिए जरा। ये आपके सामने आ गया है। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, यह सीट है दरियापुर। दरियापुर 2017 में कांग्रेस ने जीती थी, मुस्लिम बहुल सीट है, और 2022 में बीजेपी ने जीत ली पहली मुस्लिम बहुल सीट। अगली तस्वीर दिखाई, मूव कीजिए इसे। वागरा दूसरी मुस्लिम बहुल है, 2017 में बीजेपी में के पास थी, 2022 में भी बीजेपी के पास है। तीसरी सीट जमालपुर खड़िया 2017 में कांग्रेस के पास थी, इस बार यह सीट 2022 में भी कांग्रेस के पास है। चौथी सीट है दड़ी लिमड़ा, 2017 में कांग्रेस के पास थी, 2022 में कांग्रेस के पास है। अब देखिए, ये जो मैं नीचे आपको दिखा रहा हूं, मुस्लिम बहुल 10 में से 8 बीजेपी ने जीती है। इसके अलावा जम्बुसुर 2017 में कांग्रेस के पास थी, मुस्लिम बहुल सीट 2022 में बीजेपी ने जीत ली। भरूच, यहां मुस्लिम मेजॉरिटी है, 2017 में बीजेपी के पास थी, 22 में भी बीजेपी ने इसे जीत लिया है। इसके अलावा बापूनगर 2017 में कांग्रेस ने जीती, 2022 में बीजेपी ने खाता खोला है यहां से। यानी मुसलमान वोटर का अब कोई ठेकेदार गुजरात में रहा नहीं है। ओवैसी की तो इतनी बुरी हालत हुई कि दशमलव के बाद वोट परसेंटेज मिला है उन्हें। बेजलपुर में 2017 में बीजेपी जीती थी और 2022 में बीजेपी जीती है, यह भी मुस्लिम बहुल है। भुज 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी, 2022 में भी बीजेपी का कमल खिला है। लिंबायत 2017 में यह सीट बीजेपी के पास थी, बीजेपी फिर जीतने में कामयाब हो गई 2022 में। तो 10 में से 8 सीटें जो हैं ये बीजेपी ने जीती हैं, मुस्लिम मेजॉरिटी सीटें हैं ये। अब आपको सुनवाने जा रहा हूं, सुनिए जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है। एक और बात आपको याद दिलाना चाहूंगा, हम सिर्फ घोषणा करने के लिए घोषणा नहीं करते, हम राष्ट्र निर्माण के व्यापक मिशन के लिए निकले हुए लोग हैं।
इसलिए सिर्फ 5 वर्ष के राजनीतिक नफा नुकसान को देखते हुए हम कोई भी घोषणा नहीं करते। हमारी हर घोषणा के पीछे एक दूरगामी लक्ष्य होता है, एक रोड मैप होता है। ये बात स्पष्ट है कि देश आज शॉर्टकट नहीं चाहता। देश का मतदाता आज इतना जागरूक है कि क्या उसके हित में है, क्या उसके अहित में है, वो अच्छी तरह जानता है। देश का वोटर जानता है कि शॉर्टकट की राजनीति का कितना बड़ा नुकसान देश को उठाना पड़ेगा। आज देश में कोई संशय नहीं कि अगर देश रहेगा, देश समृद्ध होगा, तो सबकी समृद्धि तय है। लोगों ने भाजपा को वोट दिया क्योंकि भाजपा देश के हित में बड़े से बड़े और कड़े से कड़े फैसले लेने का दम रखती है। भाजपा का बढ़ता जन समर्थन ये दिखाता है कि परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ जन आक्रोश लगातार बढ़ रहा है। और मैं इस बात को स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक शुभ संकेत के रूप में देखता हूं। सबका रिपोर्ट कार्ड तो आपको दिखा दिया, लेकिन अब आपको कांग्रेस का रिपोर्ट कार्ड मैं दिखाने जा रहा हूं। कांग्रेस का हश्र और हाल क्या हुआ है। राहुल गांधी वैसे तो भारत जोड़ो यात्रा पर थे, लेकिन गुजरात जरूर गए थे प्रचार करने के लिए। राहुल ने जहां प्रचार किया है उसकी हकीकत भी आपको बता देते हैं। राहुल ने कौन सा झंडा गाड़ा है प्रचार के दौरान, राहुल को कितनी सक्सेस मिली है। प्रधानमंत्री का तो रिपोर्ट कार्ड मैंने आपको दिखा दिया, अब राहुल का रिपोर्ट कार्ड देखिए जरा। यह है राहुल गांधी का रिपोर्ट कार्ड। कांग्रेस भी अफसोस करेगी क्या वो राहुल गांधी ने राजकोट में एक सभा की, 8 सीटें राजकोट में, 8 एक सभा की 8 सीटें हैं। कांग्रेस को देखिए मिला अंडा, 0 सीट। सूरत में राहुल गांधी ने एक सभा की, 16 सीटें। कांग्रेस को 16 में से मिले 2 अंडे, 00। यह है राहुल गांधी का रिपोर्ट कार्ड। अब आपको सुनवाने जा रहा हूं, सुनिए जरा कि आखिर क्या कुछ कांग्रेस के नेताओं पर कह रहे हैं बीजेपी के नेता, क्योंकि राहुल का जो रिपोर्ट कार्ड है बहुत अफसोसनाक है। कहा जाता है राहुल जहां रैली करते हैं वहां कांग्रेस की हालत बदतर होती ही है। सुनिए। राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, ऐसा ना हो बाद में उनको कांग्रेस खोजो यात्रा करनी पड़े। 20 के नीचे कांग्रेस का सिमट जाना अपने आप में कांग्रेस की स्थिति क्या है इसका प्रकटीकरण भी करता है। अब वो सोचे ना सोचे, लेकिन सचमुच में ये भारतीय जनता पार्टी के लिए ये विजय अद्भुत है, अभूतपूर्व है। 5वीं बार रीलॉन्चिंग हो रही है राहुल गांधी जी की। अब उनको किसी न किसी तरह सफल करना है, उसके लिए पूरी कांग्रेस सरकार लगी हुई है। देश के युवाओं को सफल करने में अगर थोड़ी सी भी कोशिश कर लेना तो शायद उनकी सरकारें कहीं ना कहीं वापस आनी दिखनी शुरू हो जाए, लेकिन ये सिर्फ एक परिवार के लिए गुलामी करने के लिए तैयार है। आइए, राहुल का रिपोर्ट कार्ड तो दिखा दिया आपको, अब एक शख्स का रिपोर्ट कार्ड दिखाने जा रहा हूं जो यह कह रहा था कि मैं गुजरात में सरकार बनाने जा रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी को करारी शिकस्त देने जा रहा हूं। उनसे मिलवाता हूं अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने कह दिया था मैं तो हरा दूंगा इस बार, और इस बार झाड़ू लगेगी गुजरात में, झाड़ू, और उल्टा हो गया, झाड़ू लग गई आम आदमी पार्टी पर। अगली तस्वीर दिखाइए जरा।
रैली भी की केजरीवाल ने और प्रधानमंत्री मोदी से ज्यादा रैलियां की गुजरात में, लेकिन नतीजा क्या हुआ ये आपको पता है। उससे पहले देखिए जरा केजरीवाल के दावे, वो दावे मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। आप भी सुनेंगे तो आज हंसेंगे कि केजरीवाल न जाने क्या क्या कह रहे थे चुनाव में, सिर्फ एक हवा बनाने के लिए कि वही है इस चुनाव में, लेकिन नतीजे क्या है, रिपोर्ट कार्ड क्या है आपको बताऊंगा। जरा रिपोर्ट देखिए पहले। आईबी को भेजा केंद्र सरकार ने गुजरात में, पता करके आओ माहौल क्या है। और घूमने के बाद आईबी ने केंद्र सरकार को रिपोर्ट दी है कि दिसंबर के महीने में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। वैसे तो केजरीवाल के पास दिल्ली की पुलिस भी नहीं, लेकिन ताज्जुब देखिए, गुजरात चुनाव से पहले खुफिया विभाग की रिपोर्ट सीधे केजरीवाल के पास पहुंच गई, जिसमें वो सरकार भी बना रहे थे। सपना देखना बुरी बात नहीं, लेकिन सपने वो भी मुंगेरी लाल के। केजरीवाल ने गुजरात में ऐसे ही अपना गुब्बारा फुलाया था। सरकार बनाना तो छोड़िए, केजरीवाल ने अपने सीएम उम्मीदवार की जीत का दावा तो लिख कर दे दिया था। एक नहीं 3 बड़ी जीत का दावा किया था, लेकिन तीनों के तीनों हार गए। गोपाल भाई भारी मार्जिन से जीत रहे हैं मेरे सर्वे के मुताबिक, भारी मार्जिन से। लिख के दे देते हैं, वो लिख के दे देते हैं। 3 लिखे हैं मैंने। हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया भारी मार्जिन से जीत रहे हैं। हमारे सीएम उम्मीदवार ईशुदान जी भारी मार्जिन से जीत रहे हैं। अल्पेश जी वराछा से भारी मार्जिन से जीत रहे हैं। तीनों जीत रहे हैं। गोपाल इटालिया, अल्पेश कथेरिया और केजरीवाल के मुख्यमंत्री चेहरा ईशुदान गढ़वी, ये तीनों चुनाव हार गए। लेकिन केजरीवाल का लिखा पन्ना अब उनके उम्मीदवार अपनी जेब में लेकर घूम रहे हैं। ख्वाब गुजरात जीतने के थे, करारी हार के बाद केजरीवाल ने खुश होने की नई वजह ढूंढ ली। आपकी आम आदमी पार्टी आज राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। गुजरात के लोगों ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बना दिया है। अभी जो मैंने आपको रिपोर्ट दिखाई, केजरीवाल ने एक चिट्ठी लिखी, ये है वो चिट्ठी। जरा ये ध्यान से देखिए, केजरीवाल ने ये चिट्ठी लिखी थी। लिखा है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया भारी मार्जिन से जीत रहे हैं। केजरीवाल ने लिखा, हमारे सीएम उम्मीदवार ईशुदान जी भी भारी मार्जिन से जीत रहे हैं। अल्पेश जी भी वराछा से भारी मार्जिन से जीत रहे हैं। नीचे दस्तखत भी किया। अब इतनी बुरी शिकस्त हुई कि तीनों हार गए। इससे बड़ी शर्म की बात होगी नहीं। केजरीवाल ने मीडिया के सामने शान में शेखी में लिख तो दिया, लेकिन नतीजे देखने के बाद अब ये सोचना है पेपर मिल जाए तो फाड़ दूं मैं। लेकिन आइए रिपोर्ट कार्ड केजरीवाल का आपको दिखाने जा रहा हूं। अब वो रिपोर्ट कार्ड दीजिए जरा। केजरीवाल का रिपोर्ट कार्ड आ गया आपके सामने। हुआ क्या, केजरीवाल ने गुजरात में पूरी ताकत झोंक दी, एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन ताबड़तोड़ प्रचार और रोड शो भी किया केजरीवाल ने। गुजरात में आपकी लहर का दावा किया कि हमारी लहर है, और कहा आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो, देश की खुफिया विभाग की रिपोर्ट में आम आदमी पार्टी सरकार बनाने का दावा हो रहा है। केजरीवाल ने सूरत की सीटों पर फोकस किया। सूरत में सभी 16 सीटों पर आम आदमी पार्टी हार गई। ताज्जुब सोचिए, सूरत में केजरीवाल कह रहे थे यहां तो पूरा जीतना ही जीतना, वहां सारी सीटें हार गए। 2017 में सभी 29 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी उनकी। 2022 में 5 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की। दावे के मुताबिक आपका प्रदर्शन खराब रहा है। गुजरात में आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा गढ़वी चुनाव हार गया, आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष चुनाव हार गए, और आम आदमी पार्टी के बड़े नेता अल्पेश कथीरिया भी हार गए हैं। इससे ज्यादा शर्म की बात हो नहीं सकती। अब आइए आपको सुनवाता हूं रविशंकर प्रसाद क्या कह रहे हैं, और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी आज केजरीवाल पर हमला किया है। सुनिए उन्हें जरा। गुजरात में एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। मोदी जी की लोकप्रियता, 14 साल मुख्यमंत्री, 8.5 साल प्रधानमंत्री, जो उन्होंने देश के लिए काम किया, प्रदेश के लिए काम किया, उसका आशीर्वाद है। और दूसरा, गुजरात के लोग समझते हैं कि ऐसे फ्री स्टाइल लीडर्स के साथ चलना ठीक नहीं रहेगा। आज का रिजल्ट है गुजरात का ऐतिहासिक, अविस्मरणीय, और ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी ऊंचाई है। अभिनंदन, और हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत अभिनंदन। वो नई पार्टी क्या करती थी, एक पेपर लेकर के आए उनके नेता और कहने लगे ये देखो, इसको नोट कर लो,
और मैं यहां भविष्यवाणी करता हूं कि गुजरात में सरकार उनकी पार्टी की आ रही है। ऐसा गैर जिम्मेदाराना पार्टी का नेता जो इस तरीके से जनता के आंखों में धूल झोंकता हो, जनता को गुमराह करता हो, ऐसे नेता को आज नतीजों के बाद सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए गुजरात की जनता के साथ और भारत की जनता के साथ। और आइए आपको बताता हूं, एक बात तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ है कि गुजरात में मोदी जी की जीत की वजह सिर्फ मोदी है, लेकिन कुछ और भी वजह रही। वो वजह क्या है ये आपको दिखाऊंगा, दिखाइए जरा वो वजह क्या है। उन वजहों में कई चेहरे। पहला चेहरा मल्लिकार्जुन खड़गे, इन्होंने भी बीजेपी की जीत में बड़ा रोल अदा किया। गोपाल इटालिया, मधुसूदन मिस्त्री, इन सब ने जो प्रधानमंत्री पर हमला किया वो प्रधानमंत्री की बड़ी जीत की वजह रही है। आपको बताता हूं, देखिए इनमें क्या क्या शुमार है। प्रधानमंत्री आखिर चुनाव जीते कैसे। जीत का सबसे बड़ा फैक्टर था एक, और वो फैक्टर था नरेंद्र मोदी। गुजरात की जनता ने मोदी का बहुत खास कनेक्शन है। हर मौके पर गुजरात जरूर जाते हैं। गुजरात के चप्पे चप्पे को पीएम मोदी जानते हैं। मोदी शाह के चुनावी मैनेजमेंट का कोई तोड़ नहीं है। मोदी ने गुजरात में ताबड़तोड़ रैलियां की, 25 जिलों में 100 से ज्यादा जनसभाएं की, और मोदी को गाली देना विपक्ष को सबसे ज्यादा भारी पड़ गया। गुजरात की जो जनता है वो प्रधानमंत्री मोदी को अपना बेटा मानती है। गालियों का जनता ने जोरदार जवाब दिया। विपक्ष की चुनावी तैयारी पूरी तरह से बिखर गई। विपक्ष के पास कोई विश्वसनीय चेहरा नहीं था। विपक्ष लोगों से कह रहा महंगाई है, बेरोजगारी है, किसान परेशान है, ये सारी चीजें कही। लोगों ने सुना भी। फिर लोगों ने पूछा विकल्प कौन है, विश्वसनीयता किसकी है। ये महंगाई बेरोजगारी पर राहुल गांधी को वोट दे दें, केजरीवाल को वोट दे दें, तो क्रेडिबल फेस, विश्वसनीय चेहरा इन सब के बावजूद अगर कोई था तो वो प्रधानमंत्री मोदी थे। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के बजाय कांग्रेस का खेल बिगाड़ दिया। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के वोटों में सेंध लगाई, और यह वजह रही मोदी की महाजीत की। आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। खुद मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी हार स्वीकारी है। उनका भी बड़ा रोल है। वैसे राहुल गांधी गुजरात में गए तो ये दुर्दशा हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे भी गुजरात में रैली कर रहे थे, सुनिए। जो हारे हैं उसको स्वीकार करेंगे, जो जीते हैं उसको बधाई देंगे, और जो आगे करना है और हम लड़ते रहेंगे। भाई ये डेमोक्रेसी में एक दिन की हार जीत परमानेंट नहीं रहती है। डेमोक्रेसी में हार जीत तो होती है, लेकिन अपने उसूल तो हम नहीं छोड़ने वाले ना। ये तो आइडियोलॉजिकल फाइट है हमारी, इसमें हार जीत तो होती है, और हम देखेंगे फिर उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। जहाँ कुछ कमियां हैं उसको भी ठीक करेंगे और लड़ते रहेंगे। आइए अब आपको बताने जा रहा हूं इस जीत के मायने क्या है। 2024 का ट्रेलर इस जीत को कहा जा रहा था। बहुत बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं। गुजरात जीतकर मोदी ने बता दिया 24 में उनके सामने कोई नहीं है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, उदाहरण के साथ बताता हूं। क्या राहुल गांधी मोदी के सामने खड़े हो पाएंगे 24 में? 24 में कांग्रेस राहुल को चेहरा बनाएगी। राहुल चुनाव हारने का रिकॉर्ड बना रहे हैं, हर जगह नया रिकॉर्ड बना रहे हैं राहुल चुनाव हारने का। गुजरात में कांग्रेस की सबसे करारी हार हुई है। इतनी कम सीटें शायद ही कभी कांग्रेस को मिली हो। गुजरात में सिर्फ एक दिन राहुल ने प्रचार किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में 39 रैलियां की थी। गुजरात में 4 बड़े रोड शो पीएम मोदी ने किए। 100 से ज्यादा विधानसभा सीटों को कवर किया इस दौरान। आज कांग्रेस सिर्फ 3 राज्यों में सिमट गई। हिमाचल में जीत में राहुल का कोई योगदान नहीं है, क्योंकि राहुल वहां गए ही नहीं। पंजाब में अपनी सरकार दोहरा नहीं सके, अपनी सीट अमेठी तक बचा नहीं सके, तो राहुल गांधी के लिए बिग नो है 24 में। क्या केजरीवाल 24 में होंगे मोदी के सामने चेहरा? केजरीवाल की सिर्फ 2 राज्यों में सरकार है। हिमाचल में आम आदमी पार्टी का खाता तक नहीं खुला, 0 मिला है। और गोवा में आम आदमी पार्टी के सिर्फ 2 विधायक हैं। दिल्ली और पंजाब में ही आम आदमी पार्टी की सरकार है। 25 लोकसभा सीटों तक भी आपका असर नहीं है। नीतीश भी खुद को पीएम मटेरियल बता चुके हैं। क्या नीतीश कुमार चेहरा होंगे? बीजेपी से गठबंधन तोड़कर आरजेडी से हाथ मिलाया, प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। है नीतीश बीजेपी
ये कह चुकी है, जेडीयू कह चुकी है, बिहार के अलावा दूसरे राज्यों में कोई असर नहीं नीतीश का। बिहार विधानसभा उपचुनाव में आज नतीजे आए हैं, आरजेडी और जेडीयू मिलकर लड़े हैं, वहां भी हार गए हैं। उपचुनाव में कुर्नी सीट पर कमल खिला है। ऐसे में 2024 में भी मोदी के सामने कैसे चुनौती बनेंगे, अब आपको सुनवाते हैं। देश के लोगों को सुनिए, उनसे जानिए मोदी के सामने कौन है दूसरा मोदी। मोदी को हराने के लिए दरअसल मोदी चाहिए, तो क्या देश में कोई और मोदी है? लोग क्या कह रहे हैं, सुनिए। मोदी घर घर मोदी, मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने जनता को बता दिया हमें फ्री का माल नहीं चाहिए, हमें काम करके खाना है। जय हिंद, जय भारत। हम जिएंगे तब तक मोदी जी, भाजपा भी आएगी। भारत माता की जय। मोदी जी की जय। हर बार 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 मोदी जी, हर बार मोदी जी। हम मोदी जी के साथ ही हैं और मोदी जी हमारे साथ रहेंगे और हम मोदी जी के साथ रहने वाले हैं। हर हर मोदी। स्पष्ट जनादेश दिया है कि 2024 में भी नरेंद्र मोदी इस देश का नेतृत्व करेंगे और ये मोदी बहन का सुनामी है। यहाँ से आगाज कर रहे हैं, शंखनाद कर रहे हैं 2024 के लिए। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए आज हम लोग शंखनाद करेंगे। गुजरात के ये चुनाव परिणाम देश की आगामी 25 वर्षों की दशा और दिशा बदलने वाले हैं। नरेंद्र भाई को जो गाली दी थी कांग्रेस का, उसका करारा जवाब गुजरात की जनता ने दिया हुआ है। गुजरात तो अभी जागी है और ये अभी देश की बारी है। जनता इतना खुश है कि वो जो चाहती थी उसे वो सरकार मिल गई है। ये जीत गुजरात की जनता की जीत है, नरेंद्र मोदी के विश्वास की जीत है। हर जगह पूरे गुजरात केसरिया हुआ है, तो बट ऑब्वियस है जैसे गुजरात में केसरिया छाया है वैसे पूरे भारतवर्ष में केसरिया छाया। ये 2024 का ट्रेलर था, 2024 में इससे भी ज्यादा मात्रा में आएंगे। दिल्ली में भगवा छाएगा, 24 में राम राज आएगा। गुजरात चुनाव इसकी बानगी है। ये 2024 के चुनाव का परिणाम की अप्रत्याशित जीत है और आगे भी 24 में हम जीत कर रिकॉर्ड तोड़ जीत जो हासिल की है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, और 135 करोड़ जनता उसको देख रही है। तो 24 का ट्रेलर प्रधानमंत्री मोदी ने दिखा दिया है। 22 में 2023 में कई चुनाव होने हैं, वो भी ये इंडिकेट कर देंगे कि आखिर होने वाला क्या है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बहुत बड़ी खबर है, मोदी ने मैदान मारा तो एक किला योगी ने भी ढा दिया। आज आजम का आखिरी किला भी ध्वस्त हो गया है। आजम खान, योगी आदित्यनाथ ने प्रचार किया था रामपुर में, आजम खान ने खुद प्रचार किया था रामपुर में, और आपको बताऊं करारी हार हुई है रामपुर विधानसभा में आजम खान की। उनका जो कैंडिडेट था वो हार गया, इससे बड़ी हार नहीं हो सकती। मैं क्यों कह रहा हूं, रामपुर की हकीकत ये, आज तक कोई हिंदू वहां से विधायक नहीं चुना गया, हमेशा मुसलमान ही विधायक बनता था। योगी ने न सिर्फ किला गिराया, किला ध्वस्त किया आजम खान का, बल्कि रामपुर से पहली बार 70 साल में पहली बार एक हिंदू विधायक बना है। देखिए रिपोर्ट। यूपी के रामपुर में भाजपा को जीत हासिल हुई है। विधानसभा से तो योगी ने आजम का बिस्तर पहले ही बांध दिया था। अब योगी ने आजम के अपने ही गढ़ में रामपुर से भी पत्ता पूरी तरह साफ कर दिया है। जिस सीट पर आजम खान सालों साल जीतते रहे, उसी सीट पर योगी ने आजम की जीत का झंडा और डंडा दोनों उखाड़ फेंका। यह सीट जीतने के लिए आजम ने कोई हथकंडा नहीं छोड़ा। रामपुर जीतने के लिए जमकर आंसू भी बहाए, लेकिन आजम के कुछ काम ना आया। जीना चाहूंगा ऐसी जिंदगी ना, हराम है खुदकुशी इसलिए जिंदा। बाबा योगी आदित्यनाथ ने जब रामपुर के मन से जीत के लिए दहाड़ा, तभी योगी ने साफ कर दिया था कि पहले ईमानदारी दिखाते तो माफी मांगने पर जनता रहम कर देती। अपने कारनामों को ये लोग दोषी ठहरा करके जनता के सामने माफी मांगते, हो सकता जनता जनार्दन उन पर रहम करती, लेकिन जनता भी जानती है ये सुधरने का नाम नहीं लेने वाले हैं। योगी के तंज पर रामपुर की जनता ने असली मोहर लगा दी और आजम को बता दिया, अपराधियों, फरेबियों और माफियाओं के लिए रामपुर में कोई जगह नहीं। हालांकि आजम को तो पहले ही लग गया था कि इस बार बाजी पलटने वाली है, इसलिए आजम पहले ही चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाने लगे। और आइए अब आपको बताने जा रहा हूं कितने वोटों से जीत हार हुई है। आजम खान का गढ़ खत्म हो गया, सियासत तबाह हो गई इस नतीजों के साथ।
दिखाइए जरा, ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये आप देख रहे हैं आजम खान और योगी आदित्यनाथ। रामपुर विधानसभा में समाजवादी पार्टी को 45,111 वोट मिले हैं। योगी आदित्यनाथ के कैंडिडेट को 78,269 वोट मिले। 33,702 वोटों से जीते हैं ये। सुनिए जरा, ये बड़ी जीत है। आसिम रजा को भी सुनिए और आकाश सक्सेना को भी सुनिए, दोनों उम्मीदवारों को सुनिए। रामपुर में हिंदू और मुसलमानों ने आज दोनों ने मिलकर यहाँ इतिहास रचा है और आज योगी सरकार की वजह से जिस तरीके का यहाँ मुस्लिम भाइयों ने विश्वास जताया है योगी सरकार पर, वो एक अपने आप आजम खान को कितना बड़ा झटका है? देखिए, झटका या ऐसा ये किसी पर्टिकुलर आदमी पे नहीं है। हमने चुनाव आयोग को लिख दिया है कि मतगणना स्थगित कर दी जाए और नए चुनाव रामपुर में कराए जाएं, भयमुक्त माहौल में, फेयरलेस। ये बिल्कुल अनफेयर चुनाव है। तो हम उम्मीद तो करेंगे ना, किससे कहें फिर? भाई चुनाव आयोग ही चुनाव करा रहा है, हम उससे शिकायत करेंगे। और जो यहाँ हो रहा है घटने हमने सब पहुंचा दी हैं, वीडियो भी भेज दी है यहाँ की। अगर कहीं भी कोई इंसानियत का मादा है जरा सा भी, तो वो एक्शन लेंगे। ये जीत कितनी बड़ी है, इससे आप समझिए कि जीत के बाद योगी आदित्यनाथ ने खुद ट्वीट किया। योगी ने लिखा, रामपुर सीट पर पहली बार जीत हुई है। अब अंदाजा लगाइए। आकाश सक्सेना समेत रामपुर के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई और जनता जनार्दन के प्रति आभार। कार्यकर्ताओं को बधाई और जनता जनार्दन के प्रति आभार। ये योगी का जो मैसेज है, इसके कई मायने हैं कि आजम पूरी तरह से साफ हो गए। कैसे साफ हुए ये आपको बताऊंगा। किला कैसे ढहा, क्या वजह रही आजम की हार में, क्योंकि आजम खान को हराना लगभग नामुमकिन था। रामपुर में किसी को यकीन नहीं कि आजम खान को हराया भी जा सकता है। ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको दिखा रहा हूं कि आखिर कैसे इसी सीट पर, इसी रामपुर सीट पर 1980 से आजम खान विधायक रहे। 1980 9 बार आजम खान यहीं से विधायक बने। 45 साल से आजम खान की सियासत का केंद्र रामपुर है। आजम जिसे समर्थन करते थे वही जीतता था। उनकी तूती बोलती थी, उनके इशारे के बिना पत्ता भी नहीं हिलता था। अपनी सीट भी नहीं बचा पाए आजम खान। मुस्लिम बहुल रामपुर में हिंदू आकाश सक्सेना जीते। योगी ने रामपुर का पूरा समीकरण बदल दिया है। 71 साल में पहली बार यहां से हिंदू कैंडिडेट जीता है। बीजेपी को मुस्लिमों का भी समर्थन मिला है। इससे उम्मीद और बढ़ गई है। सुनिए, अब आपको सुनवाता हूं डीएम जो है जिले के रविंद्र, वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। 80,964 वोट जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मिले हैं और 47,262 वोट जो हैं वो मोहम्मद आसिम राजा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को मिले हैं। 33,000 से ऊपर मतों का अंतर है। सकुशल तरीके से मतगणना संपन्न हुई है, जिसके बारे में सभी मीडिया की उपस्थिति में, चुनाव आयोग की उपस्थिति में, ऑब्जर्वर की उपस्थिति में और निर्देशन में चुनाव आयोग के इसको पूरा कराया गया है। तो सभी जो आरोप मतगणना को लेकर लगाए जा रहे हैं बेबुनियाद है। मतदान के दिन के जो आरोप हैं उसके बारे में रामपुर पुलिस द्वारा विस्तृत रूप से सभी आरोपों का खंडन किया गया है और मीडिया को ब्रीफ किया गया है। आइए, अब आपको बताने जा रहा हूं खतरे में कैसे आजम की सियासत है। क्या आजम खान अब खत्म हो गए, उनकी पॉलिटिक्स फिनिश हो गई है, आजम खान के पास कुछ नहीं बचा है? खतरे में कैसे आजम की सियासत है। आजम का किला ढह चुका है इस वक्त और रामपुर लोकसभा हार चुके हैं। इससे पहले रामपुर विधानसभा भी अब हार गए हैं। पहले लोकसभा हारे थे। आजम सपा में आजम की पकड़ कमजोर हो गई है। आजम खान नेताजी के करीबी रहे। मुलायम सरकार में हमेशा वर्चस्व रहा है उनका। मुलायम के निधन के बाद खतरा बढ़ा और पार्टी में खुद को साबित करने का संकट उनके सामने था। आजम अखिलेश के रिश्तों पर भी सवाल उठे। आजम पर 89 मुकदमे दर्ज हैं। 27 महीने जेल में भी बिता चुके हैं। जमानत पर बाहर है आजम खान। सपा में किनारे लगाए जा चुके हैं। ये वजह है कि आजम खान के दिन अब फिर गए। आपको सीधे रामपुर लिए चलते हैं। रामपुर के लोग आजम खान की हार पर क्या कह रहे हैं, सुनिए। मोदी है और योगी है तो सब कुछ मुमकिन है। और आज जो रामपुर के अंदर इतिहास रचने का काम किया है, आप ये समझो कि ये इतिहास ऐसा नहीं, जुल्म हो रहे थे रामपुर की जनता पे। बहुत बढ़िया तरीके से ये साल चल, क्योंकि उन्होंने वो नहीं जीते, हम लोग जीते हैं। और आज रामपुर में नए इतिहास की, नई युग की पहचान होगी और नया इतिहास रच दिया आकाश भैया जिंदाबाद। जो ये एक राम और रावण की लड़ाई थी,
और रावण का दहन हुआ है आज, इसी रूप में हम देखते हैं, और श्री रामचंद्र जी की जय हुई है। बहुत खुशी का माहौल है। आज तो ऐसा लग रहा है जैसे रामपुर में होली दिवाली एक संग आ गई है। रामपुर पहले जैसे उद्योग नगरी कहलाता था और सारी जो फैक्ट्रियां थी आजम खां के राज में, सारी फैक्ट्रियां एक एक करके सब बंद कर दी गई। लोगों के पास रोजगार नहीं था, लोगों को बाहर जाना पड़ रहा था पढ़ाई के लिए भी और रोजगार के लिए भी। अब पूरी उम्मीद है, उम्मीद नहीं विश्वास है पूरा, कि अब ये रामपुर फिर से उद्योग नगरी के नाम से जाना जाए। अब योगी जी ने आजम खां के गढ़ में जीत हासिल की है तो योगी जी में कोई बात तो होगी। उन्होंने इतना विकास किया है और उन्होंने देखा, वहाँ जहाँ वो बैठे हैं वहाँ से बैठ के वो देख रहे हैं कि रामपुर में जो विकास हो रहा था वो सब डल हो गया। अब आप देखें उद्योग नगरी के नाम से रामपुर जाना जाएगा, एक नया इतिहास रचा जाएगा। आकाश भैया यहाँ एक नया इतिहास रचेंगे। ऐसी लग रही है जैसे क्या कहते हैं, चारों दिशाएं मतलब कि सब एकता की तरफ दिख रही है और अयोध्या लग रही है रामपुर आज पूरी। यहाँ रामपुर में हमारी जीत हासिल हुई है, इसमें हमारी पूरी पब्लिक जनता सबका ही साथ है। सब कहते थे हमारे, आज उन्होंने हमें जिताकर ये इतिहास रचा है कि सच में सारी रामपुर की जनता आज हमारी है और आकाश भैया को भारी मतों से जिताया, उसके लिए हम उन्हें बधाई देने के पात्र हैं। आइए तो अब आपको बताते हैं कि आजम खान आखिर हारे क्यों, उनकी शिकस्त की वजह क्या है। क्योंकि पहले से कहा जा रहा था योगी आदित्यनाथ ने ठान लिया जितने किले सब ढा दूंगा, चाहे वो आजमगढ़ हो या फिर रामपुर ही क्यों ना हो। मुस्लिम समर्थन से आजम हमेशा जीतते रहे। रामपुर में करीब 80,000 मुस्लिम वोटर है। मुस्लिम ही आजम के खिलाफ उतर गए। मुसलमान आजम खान से नाराज हैं। आजम ने मुस्लिमों की जमीनें कब्जाई, आरोप लगाया गया। आजम के करीबी बीजेपी में शामिल हो गए। फसाद खान एसपी छोड़कर बीजेपी में चले गए। आजम के मीडिया प्रभारी भी रहे फसाद, और फसाद अपने तमाम कार्यकर्ता साथ लेकर गए। फसाद ने आकाश के लिए रोड शो किया, यानी बीजेपी के कैंडिडेट के लिए। मुस्लिम विरोध आजम की शिकस्त का कारण बना। यह वजह है आजम की हार की वजह। और एक और राज्य हिमाचल प्रदेश, पहाड़ से क्या कांग्रेस लुढ़क जाएगी? ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बेशक कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश जीत लिया हो, जश्न भी हुआ, आतिशबाजी भी हुई, ढोल नगाड़े भी बजे। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं दिल्ली में जो सेलिब्रेशन हुआ। अगली तस्वीर दिखाइए, शिमला में भी इसी तरह का जश्न मनाया गया। लेकिन अब कांग्रेस को यह डर सता रहा है कहीं उनके विधायकों की अंतरात्मा की आवाज न जाग जाए, जिससे विधायक इधर से उधर ना हो जाए। इसलिए कांग्रेस अब तैयारी में है अपने विधायकों को शिफ्ट करने के। ये देखिए जरा कहां ले जा सकते हैं। उन्हें जयपुर ले जाया जा सकता है शिमला से, या फिर उन्हें रायपुर ले जाया सकता है। इन दोनों जगहों पर ही कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान हो या छत्तीसगढ़ हो। अब आपको बताएंगे आगे की प्लानिंग क्या है। सरफेस फ्लोर ग्राफिक दीजिए। प्लानिंग ये है दरअसल कि किस तरह से कांग्रेस अपने विधायकों को विमान में ले जाने की तैयारी कर रही है किसी दूसरे राज्य में, क्योंकि उन्हें यहां सिक्योर फील नहीं हो रहा है। यह आप देख रहे हैं, आउट कीजिए फ्रेम। जीत के साथ ही डर में है इस वक्त कांग्रेस। बीजेपी ने प्लान बी से डर गई है कांग्रेस की बीजेपी का प्लान बी क्या है। विधायक, कांग्रेस को विधायक टूटने के डर है और छोटा प्रदेश है, इसलिए आशंका और ज्यादा इस वक्त। सीएम पर घमासान से भी कांग्रेस में डर है और कई नेताओं ने सीएम पद पर दावा ठोक दिया है। एक नहीं, 4-4, 5-5 चेहरे कांग्रेस में जो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, दिल्ली तक दौड़ लगा चुके हैं पहले। पार्टी को टूट से बचाने के लिए कांग्रेस सतर्क है और सभी विधायकों को फौरन दफ्तर तलब किया गया है। नए विधायकों का सुरक्षा घेरा बढ़ाया गया है। कई बड़े नेताओं को फौरन शिमला भेजा गया है और 4 सह प्रभारी पहले ही नियुक्त कर दिए गए थे। आशंका यह थी, इसलिए माइक्रो ऑब्जर्वर भी भेज दिए गए। विधायकों को शिमला से बाहर ले जाने की भी तैयारी की जा रही है। खबर है कि कांग्रेस विधायक जयपुर भी जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी मेफेयर रिजॉर्ट बुक कर दिया गया है। विनोद तावड़े जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में, शिमला इन्हें भेज दिया गया है और तावड़े कांग्रेस पार्टी के महासचिव हैं। भूपेंद्र हुड्डा भी रवाना हो चुके हैं। हुड्डा को पर्यवेक्षक बनाकर भेजा गया है शिमला। भूपेश बघेल भी शिमला में होंगे, जो कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। बघेल को भी पर्यवेक्षक बनाकर शिमला भेजा गया है। राजीव शुक्ला भी शिमला जाएंगे। ये सारे नेता शिमला में डेरा डालेंगे। राजीव शुक्ला हिमाचल के प्रभारी भी हैं और प्रियंका वाड्रा भी शिमला में। सुनिए राजीव शुक्ला क्या कुछ कह रहे हैं और विक्रमादित्य सिंह क्या कह रहे हैं। हमारे लिए एक अच्छी सुखद बात है
हिमाचल देवभूमि है, भगवान की कृपा से हमें जो है वहाँ शासन करने का मौका मिलने जा रहा है, इस बात की हमें पूरी उम्मीद है। और जो कांग्रेस ने वादे किए थे, 10 गारंटी जो कांग्रेस ने घोषित की थी, उन 10 गारंटियों को हम पूरी तरह से लागू करेंगे और भी हिमाचल की जनता विकास के लिए हम सब कुछ करेंगे। और जो वीरभद्र सिंह जी ने लगातार 6 टर्म में हिमाचल को विकास किया था, उसको भी अनवरत रूप से हम जारी रखेंगे। और वहाँ की जनता जो पिछले 5 साल से बिल्कुल त्रस्त थी, परेशान थी जो भाजपा की सरकार से, उन सब चीजों को हम सुधार करेंगे। बहुत श्रेष्ठ अनुभवी नेता यहाँ पर उपस्थित है, कोई भी ना बिकेगा, ना कोई हटेगा। हमारी सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी और पूरे 5 साल हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार चलेगी। वीरभद्र सिंह विकास मॉडल के ऊपर ही सरकार चलेगी। हम हर वो चीज करेंगे जिसके लिए हमको लोकतंत्र को बचाना है। श्रीमती सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और सबसे प्रबुद्ध हिमाचल प्रदेश की जनता जिन्होंने कांग्रेस पार्टी में अपना विश्वास जताया, की जनता का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। और आइए अब आपको बताने जा रहा हूं, ये नतीजे देखिए जरा। नतीजे जो है वो आपको दिखा रहा हूं। शिमला में नेता मौजूद हैं, लेकिन ये हिमाचल के नतीजे में आपको दिखा रहा हूं। कांग्रेस को मिले हैं 43.6% वोट, बीजेपी को मिले हैं 43.3% वोट, यानी 0.3% वोट का फर्क है सिर्फ। और इस पर हार जीत तय हो गई, क्योंकि हिमाचल प्रदेश छोटा राज्य, छोटी विधानसभा क्षेत्र, कम जनसंख्या, इसलिए जीत हार का मार्जिन कम। अब देखिए, आम आदमी पार्टी को 1.1% वोट, उससे कहीं ज्यादा निर्दलीयों को मिल गए हैं 12% वोट। बीजेपी के बागी हैं 12% वोट में भी। अगर इसका 2 से 3% बीजेपी में होता तो बीजेपी सरकार बनाती। ये आप देख रहे हैं 68 सीटें हैं हिमाचल प्रदेश में। कांग्रेस को 40 सीटें मिली हैं, बीजेपी को 25 सीटें, आम आदमी पार्टी को 0 और अन्य के खाते में 3 सीटें आई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब बीजेपी ऑफिस गए तो हिमाचल पर क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। हिमाचल के चुनाव में 1% से भी कम अंतर से ये हार जीत का फैसला हुआ है। 1% से भी कम, इतना कम अंतर से हिमाचल में कभी नतीजे नहीं आए हैं। हिमाचल में हर 5 वर्ष में सरकारें बदली हैं, लेकिन हर में जब बदलाव हुआ है, कभी 5%, कभी 6%, कभी 7%। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ। लड़की होने का मतलब ये नहीं कि बंदिशों से दोस्ती कर लो। कामयाबी हौसला देखती है, जेंडर नहीं। इसलिए लाइफ तुम्हारी, रूल्स भी तुम्हारे। सिग्नेचर ग्लोबल, आपके